सो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video I am going to continue solving some more practice questions related to electric field intensity. So watch the video till end and you will learn it all. तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ. पहले 5 सवाल हम पिछले 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अगर आपने पहले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं सो प्लीज़ पहले जाके वो 2 वीडियोज़ देख लेना. धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे. तो जो चीज़ें हमने थियरी पार्ट में कवर की थी वो सारी चीज़ों पे बेस्ड हम ये सारे सवाल सॉल्व कर रहे हैं. तो पुराने क्वेश्चंस देख लोगे तो आगे के क्वेश्चंस आपको समझना आसान होगा. साथ ही साथ पुरानी थियरी ज़रूर देख के आना. तो अभी हम लोग जितने भी वीडियोस ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के डिस्कस कर चुके हैं उसके ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं. तो इसीलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार चैनल पर विजिट करके इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की प्लेलिस्ट पे ज़रूर चले जाना और वहाँ जाकर सारे के सारे वीडियोस सीक्वेंशियली एक के बाद एक ज़रूर देख लेना. अगर आप सारे वीडियोज़ एक बार देख लोगे तो आपको आने वाले सभी वीडियोज़ में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करें सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी. साथ ही साथ अपना कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठना, बिकॉज जब हम चीज़ें आपको कुछ बताऊँ यहाँ पे तो आपको नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलना है. सही है. बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मिलते रहेंगे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन और मुझे मिलता रहेगा ढेर सारा मोटिवेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे बोला इफ अ सिंपल पेंडुलम विद बॉब ऑफ मास m एंड कैरिंग अ चार्ज q इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. अब ये चीज़ को सुन के हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बोला रखा है कि मेरे पास में एक डाउनवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो मैं मान लेता हूँ कुछ इस तरीके से मेरे पास 2 प्लेट्स है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, है ना. अब ये 2 प्लेट्स नहीं भी मानोगे तो चलेगा, आप सिंपली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ऐसा भी मान सकते हो, लेकिन इस तरीके से मानने से मुझे विजुअलाइज़ करने में आसान होता है इसलिए मैं हर बार ये बना देता हूँ. सही है. चलो अब यहाँ पर क्या बोला है कि इसके बीच में एक सिंपल पेंडुलम रखा गया इस तरीके से. सही है. और ये जो पेंडुलम है इसका मास m है और इसके ऊपर चार्ज है q प्लस q. सही है. और मुझे पूछा गया कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा. अब एक चीज़ समझने वाली देखो कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है नॉर्मल केस में जो आज तक हम बचपन से पढ़ते आए हैं उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/g. करेक्ट है. तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का. यहाँ पर सिनारियो में चेंज क्या आ रहा है सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करना है और यहाँ से हम इसका आंसर डायरेक्टली लिख पाएंगे. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बदली है, वो ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड आने से क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड आने से एक नया एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा. सही है. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उसी फोर्स के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा बिकॉज ऑफ फोर्स, है ना. तो यहाँ पे g जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी एक्ट कर रहा था, जो कि मेरा ग्रेविटी वाला g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो एक्ट कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में एक और एक्सेलरेशन आ रहा है विच इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और वो एक्सेलरेशन कितना है q/m. करेक्ट है क्या. सही है. ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन एक नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा विच इज़ q/m. तो ये एक्सेलरेशन ऐड अप हो जाएगा किसके साथ, g के साथ. तो बेसिकली मेरे टाइम पीरियड में और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ g के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज़ q/m एंड दैट इज़ माई फाइनल आंसर. सही है क्या. तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. आपको बस ये समझ लेना है कि जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो उसके वजह से जो एक नया एक्सेलरेशन आ जाएगा वो मेरे g में ऐड हो जाएगा और उसके वजह से जो मेरे फार्मूला में सिर्फ g होता था जहाँ वहाँ पे g + QE/m हो जाएगा. दैट्स ऑल. और ये बन जाएगा मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर एनी सच केस जहाँ पे सिंपल पेंडुलम मेरा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में रखा हुआ है. एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी होती, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड होती तो उस केस में एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में आता, तो यहाँ पे g प्लस नहीं आता, यहाँ पे g - QE/m आता. सही है क्या. सो ये चीज़ समझ लेना, है ना. आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ. सवाल नंबर 7 में बोला इफ़ अ सिंपल पेंडुलम विद बॉब ऑफ मास m एंड कैरिंग अ चार्ज q इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सेम है, सेम टू सेम सवाल, लेकिन एक छोटा सा चेंज, डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट.
अभी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, लेकिन अब इस सवाल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट हो गई। मैंने आपको पिछले केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बता दिया और अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे तो लेफ़्ट टू राइट है। अब क्या होगा, तो बना के देखते हैं ये सवाल कैसा बनेगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं प्लेट्स नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी डायरेक्टेड है लेफ़्ट टू राइट, है ना, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर मेरा एक सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है, करेक्ट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है इस तरीके से। अब मुझे बताओ कि ये पेंडुलम ऐसा रहेगा या इसमें कुछ चेंज आएगा। डेफिनेटली इसके ऊपर इसका मास m है और इसके ऊपर चार्ज q है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है, तो इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करने लगेगा, है ना। अब ये फोर्स एक्ट होने की वजह से क्या ये पेंडुलम जैसा अभी है वैसा रहेगा? नहीं, ये चेंज हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा, है ना, सही है। तो यहाँ पे ये थीटा एंगल से कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो पेंडुलम सीधा रहना चाहिए था वो अपने रेस्ट पोजीशन में भी, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी सीधा नहीं रहेगा, कुछ एक एंगल पे जाके रुका रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट करवा रही है। सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इस केस में ध्यान से देखो, अब मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये ऑसिलेट कैसे करेगा। देखो अब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, तो यही इसकी मेन पोजीशन बन जाएगी और ये ऑसिलेट इसी के अबाउट करेगा। तो इसका जो ऑसिलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये इतने पार्ट में इस तरीके से ऑसिलेट करते रहेगा। तो थोड़ा तिरछा जाके अब वो तिरछे डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ऑसिलेट करते रहेगा। सही है क्या? तो ये पेंडुलम तिरछा ऑसिलेट करने वाला है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसको विजुअलाइज करना। और साथ ही साथ ये ऑसिलेट तो इस तरीके से कर रहा है, लेकिन अब मुझे बताना है कि इसमें टाइम पीरियड कितना होगा। ध्यान से सुनना इस बात को। जो मेरा टाइम पीरियड का नॉर्मल फार्मूला है वो 2π√L/g है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा एक्सेलरेशन है, एक चीज़ को ध्यान से समझना कि यहाँ पे एक मैं छोटा सा NS/L आपको बता देता हूँ, है ना। ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी NS/L में, कि जब भी हम टाइम पीरियड लिखते हैं सिंपल पेंडुलम का, तो ये आ जाएगा 2π√L/g। ये g को आप g इफेक्टिव लिख दो, करेक्ट। क्या लिख दो? g इफेक्टिव लिख दो। जी इफेक्टिव का मतलब क्या है? जी इफेक्टिव आप बोलोगे सर बड़ा आसान है कि अगर जी के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है तो आप वो ऐड कर दो उतना एक्सेलरेशन, अगर जी से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है तो आप उतना एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन व्हाट इफ़ ये उस डायरेक्शन में एक्ट ही नहीं कर रहा हो, है ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड। जैसा यहाँ पर जी तो मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, लेकिन जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है या जो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन आ रहा है वो तो राइट हैंड साइड में एक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो मेरा जी इफेक्टिव होता है ना, जी इफेक्टिव, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये बात को ध्यान से समझना, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बेसिकली मैं ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेता हूँ, टेंशन इन द रिंग, है ना, सॉरी टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, इस बात को ध्यान से समझना कि जो मेरा स्ट्रिंग है ना, जब मेरा स्ट्रिंग वर्टिकल है, जब ये रेस्ट पोजीशन पे बॉब है, तो उस केस में जी नीचे एक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे एक्ट कर रही थी। मतलब मैंने क्या किया, जो टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा था अलॉन्ग द स्ट्रिंग, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन सा एक्सेलरेशन है वो मैंने डिनोमिनेटर में लिखे थे पिछले सवाल में। सही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी मीन पोजीशन ही शिफ्ट हो चुकी है। तो मीन पोजीशन शिफ्ट हो चुकी है, तो जो मेरा जी इफेक्टिव कैलकुलेट होगा वो जी इफेक्टिव किस डायरेक्शन में कैलकुलेट होगा, जी इफेक्टिव कुछ इस डायरेक्शन में कैलकुलेट होगा। तो जी इफेक्टिव इज नथिंग बट एक ऐसा एक्सेलरेशन विच इज़ एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग तिरछी है, तो उसके अलॉन्ग टेंशन ऊपर साइड लग रहा होगा, उसके ऑपोजिट में उसको बैलेंस आउट करने वाला जो एक एक्सेलरेशन है उसको मैं जी इफेक्टिव बोल रहा हूँ। अब ये जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। यहाँ पे देखो इस बॉब के ऊपर दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी एक्ट कर रहा है और टूवर्ड्स राइट में QE/m एक्ट कर रहा है। सही है। तो मेरा जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं जी इफेक्टिव लिख सकता हूँ क्या, √ 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं ना दोनों, तो मैं लिख सकता हूँ √g² प्लस QE/m का स्क्वायर। करेक्ट है, ये मेरा जी इफेक्टिव बन गया। और जैसे ही मेरे पास जी इफेक्टिव आ गया तो मेरा टाइम पीरियड का इक्वेशन बड़ा आसानी से लिखा जा सकता है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/√g² प्लस QE/m का स्क्वायर। करेक्ट है। तो इस तरीके से ये मेरा टाइम पीरियड हो गया, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़। करेक्ट है क्या?
तो यहाँ पे देखो बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना है। बेसिक कॉन्सेप्ट बस ये है कि आपको जब कभी टाइम पीरियड निकालना हो, आपको जो जी है, जी को रिप्लेस कर देना है जी इफेक्टिव से, where जी इफेक्टिव इज़ नथिंग बट द एक्सेलरेशन विच इज़ एक्टिंग ऑपोजिट टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग। और अगर आपको ये निकालना आ गया तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करते जाओ। फॉर्मूला लिख लिया अगर आपने एक बार, आप वैल्यूज पुटअप करते जाओ, आपको सारे आंसर मिलते चले जाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सही है क्या? सो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आपकी पहचान में हो और फिजिक्स से स्ट्रगल कर रहे हो। अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है तो हो सकता है ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर दे। सही है, बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। यहाँ पे देखो, इफ़ अ चार्ज Q ऑफ मास m is tied to a string of length r and is made to revolve in vertical circular motion। अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो हो रहा है लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। तो अभी तक हमने पिछले 2 सवाल जो है वहाँ पे मेरे पास सिंपल पेंडुलम था जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल थी। यहाँ पर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अब मैं एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूँ। What is the minimum initial velocity that should be given at the bottommost point if case number 1 electric field is directed from top to bottom, case number 2 if electric field is directed from left to right। क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान, अगेन सेम टू सेम चीज़ है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता क्या है, ध्यान से देखो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर इस तरीके से मेरा ये चार्ज है, लेट्स से ये इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट। तो इसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो तो नीचे रहेगी। यहाँ पे हमको कुछ इनिशियल स्पीड देनी पड़ती है ना, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है। और ये कितनी होती है? ये होती है √5r(g) है ना। r इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्ट्रिंग, करेक्ट। तो सेम टू सेम चीज़ ही है यहाँ पे। बस मुझे 2 डिफरेंट केसेस के लिए ये फार्मूला थोड़ा सा ट्वीक करना है और नया फार्मूला बना के देना है सच दैट अगर यही चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप टू बॉटम डायरेक्टेड है या इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट डायरेक्टेड है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ना, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक है जो इस तरीके से एक्ट कर रही है यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो फॉर्मूला है U इज़ इक्वल्स टू √5rg, यहाँ पे G जो है वो आपका अगेन G इफेक्टिव से रिप्लेस हो जाएगा। और G इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 5r। G के जगह मैं लिख सकता हूँ G प्लस QE/m, दैट्स ऑल। ख़त्म हो गया सवाल, है ना। तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी आपको लगेगी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन सच दैट ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए, करेक्ट। क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी 1/5rg होती है, यहाँ पे बस g जो है, g के साथ में सिंस वर्टिकली डाउनवर्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है तो उसका भी एक एक्सेलरेशन QE/m ऐड हो जाएगा एंड आई विल गेट दिस न्यू फार्मूला। सेम टू सेम अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट डायरेक्टेड होगी तो क्या होगा? उस केस में अगेन मेरा जो एक्चुअल केस है वो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखना। ये जो है ये अगर इस तरीके का वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो मेरी मिनिमम स्पीड कहाँ पे आएगी? जैसा मेरा पेंडुलम तिरछा हो चुका था उसी तरीके से ये चार्ज भी तिरछा हो चुका रहेगा। इस पॉइंट पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी चाहिए फॉर द चार्ज टू कंटिन्यू टू बी एबल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये मुझे फाइंड आउट करना रहेगा। यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा वो कितना बनेगा? U इज़ इक्वल्स टू √5r और G इफेक्टिव इस केस में कितना होगा? हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे 2 एक्सेलरेशंस एक्ट कर रहे हैं, G जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी लेफ़्ट टू राइट डायरेक्टेड है, इसकी वजह से जो राइट हैंड साइड में एक एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन कितना होगा? QE/m, है ना। तो जब मुझे नेट या G इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना रहेगा तो मेरा G इफेक्टिव का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? मेरा G इफेक्टिव का एक्सेलरेशन हो जाएगा √, यहाँ पे मुझे लिख देना √g² प्लस QE/m का स्क्वायर, करेक्ट।
तो ये अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट आ जाएगा एंड दैट विल बिकम माई फाइनल फार्मूला। सही है। तो ये फार्मूला देख के जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिंस जैसे हमने इसको लिखा खुद से, अभी हमने इसको लिखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि अंडर रूट ऑफ 5 आ रहा है, उसके अंदर फिर एक और अंडर रूट है, उसके अंदर स्क्वायर है ना। लेकिन एक्चुअल में समझे तो बहुत ही आसान सी चीज़ है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से पता है, अगर आपको पता है कि कहाँ पर आपको जी इफेक्टिव यूज़ करना है, जी इफेक्टिव का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, जी इफेक्टिव लिखा किस तरीके से जाता है, तो ये तीनों के तीनों जो सवाल है 6, 7 और 8 जो आज हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आ जाएंगे। सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियोस के किसी भी कोई पार्ट से, किसी भी सवाल से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द सेम। साथ ही साथ इस वीडियो के लिए कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हो तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड इट आउट एंड इम्प्रोवाइज ऑन द सेम इन माई कमिंग वीडियोज़। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।